चले जी, अब इस वीडियो में हमने जो चीज़ स्टार्ट करनी है, नया टॉपिक है, वो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये मतलब है कि जब आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशंस आके किसी मैटर पे पड़ती हैं तो जो हमारे पास स्पेक्ट्रम इस चीज़ से ऑब्टेन होता है, इसमें ऑब्जर्प्शन होती है, एमिशन होती है उन वेव्स की। फिर जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है हम उसे कहते हैं कि ये हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है या स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट डील्स विद इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज लाइट विद। अब इंफ्रारेड का वो बता रहे हैं कि हमारे पास ये एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसके रीजन में होता है, मीन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये हमारे पास जो इसकी लाइट होती है ये लॉन्गर वेव लेंथ होती है और इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है देन विजिबल लाइट। ठीक है, तो विजिबल लाइट से इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी और लॉन्गर वेव लेंथ होती है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो मेरे पास जो है इंफ्रारेड के 3 पोर्शन होते हैं। एक हम करते हैं कि हमारे पास एक होता है नियर इंफ्रारेड, एक होता है मिड इंफ्रारेड और एक होता है फार इंफ्रारेड रीजन। अब मेरे पास ये जो 3 इंफ्रारेड रीजन्स हैं इनकी ये मेरे पास जो है वैल्यूज़ भी हैं कि हमारे पास इतने तो इतना है। अच्छा, हमने जो वहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ और भी मैंने आपको समझानी है, चलें वो अभी देखते हैं। यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास है 14,000 से 4,000 तक। ठीक है, ये मेरे पास पर सेंटीमीटर में है। अगर मैं वेवलेंथ की बात करती हूँ तो वो मेरे पास इतने में है। ठीक है, मिड रीजन मेरे पास इतने में है, वेवलेंथ में इतने में है। तो हमारे पास जो तकरीबन यूज़ होता है वो मिड रीजन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये नियर और ये फार है तो ये एग्जैक्टली वही जगह होती है जिसमें हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है नज़र आती है, हम करते हैं। यूज टू स्टडी फंडामेंटल वाइब्रेशन एसोसिएटेड विद रोटेशनल वाइब्रेशनल नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर जो फाइंड करते हैं। अगर मैं फार की बात करती हूँ तो मेरे पास फार में ये है, ये माइक्रोवेव रीजन दैट इज़ रोटेशनल। अब फार में करोगे तो ये रोटेशनल में आ जाएगा, अगर वाइब्रेशनल नेचर देखते हो तो मिड में करोगे। अच्छा, यहाँ पे इन बातों को भी आप लोग छोड़ दें, मैं आपको एक और यहाँ पे बात समझाती हूँ। यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं ना पहले। अब मेरी बात गौर से सुने, मैंने ये आपसे कहा है कि मेरे पास 3 रीजन है। ठीक है, अब मेरे पास लेट सपोज ये मेरे पास 3 रीजन है। एक को मैंने कहा है कि ये नियर रीजन है। ठीक है, एक को मैंने कहा है ये मिड रीजन है। ठीक है, एक को मैंने कहा है ये फार रीजन है। अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है, मैंने ये कहा है कि हमारे पास जो है जितनी भी इनकी वैल्यूज़ हैं वो सेंटीमीटर में भी हमारे पास होती हैं और हमारे पास वेवलेंथ में भी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पर सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसे वेवलेंथ है हमारे पास, वेव नंबर भी आप लोग कह सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है कि इसकी जो मेन वैल्यू स्टार्ट होती है ना वो होती है आपके पास 0.8 टू एंड तक जो जाती है वो कोई 200, हम म्यू भी इसे कह सकते हैं या आप इसे ये भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप देखें कि एक और चीज़ आप देखें। ठीक है, यहाँ से मैंने ये वेवलेंथ की अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर की यहाँ बात करती हूँ, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो मेरे पास ये होगी 4,000 से कोई 600 और इतने तक। ठीक है, ये किस चीज़ में है, ये पर सेंटीमीटर में है। यहाँ पे जो पर सेंटीमीटर है आप उसे क्या कह सकते हैं, आपके पास जो है पर सेंटीमीटर को आप ये जो इसमें करते हैं ये भी कह सकते हैं, या आप इसको वेव नंबर भी कह सकते हैं, या आप इसे म्यू भी कह सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना, अब इनकी कन्वर्जन आप लोगों ने आगे देखनी है। यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखें कि मेरे पास ये और ये, लेट सपोज ये और हमारे पास जो है ये ऐसे है, ये मेरे पास दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेट सपोज अगर ये इंक्रीज होगा तो ये देखें इस पे माइनस है, ये डिक्रीज होगा। ठीक है, मीन्स के अगर ये इंक्रीज होगा तो फिर ये डिक्रीज होगा। अब हमारे पास जो है वेवलेंथ और हमारे पास जो है सॉरी वेव नंबर और जो पर सेंटीमीटर है ये हमारे पास क्या चीज़ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे आप इसे वेव नंबर भी कह सकते हैं, या हमारे पास जो है यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिटेंस भी कह सकते हैं, और हमारे पास जो है ये होगा वेव नंबर। आपको मैं दोबारा से क्लियर ये चीज़ें कर दूँ, और ये होगी हमारे पास
आप इसे म्यू भी कह सकते हो, माइक्रोन भी कह सकते हो, या वेवलेंथ भी कह सकते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इनमें से कोई भी नाम हो, खुद समझ जाए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखें कि मैंने यहाँ पे 0.8 लिखा है और यहाँ पे इंक्रीज, मतलब यहाँ से इंक्रीज हुआ है 200 तक गया है, लेकिन मैंने यहाँ 4000 लिखा है और यहाँ पे आप ये कह सकते थे ना कि यहाँ भी 667 से 400 तक जाए, क्योंकि जैसे यहाँ कम से जो है वो हाई तक गया है, तो यहाँ तो ये इस कम से इस तरफ आ रहा है हाई तक, यहाँ पे 667 लेकिन मैंने पहले भी यही कहा है कि हमारे पास जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। तो मेरे पास अगर इसकी बात होगी तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, मीन्स कि हमारे पास ये उलट जाएगा, 4000 से 6 जो है 67 तक जाएगा। अगर मैं फार रीजन की आपके पास बात करती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारे पास जो इसका माइक्रोन है या वेव लेंथ है वो कितने में है, आप कहोगे 200 में, मैं कहूँगी इसे पर सेंटीमीटर में बताओ, आप कहोगे कि 667 में। अगर सेम मैं आपसे पूछती हूँ कि नियर रीजन है उसमें हमारे पास कितनी वेव लेंथ है, आप कहोगे 0.8 है, म्यू में बता दो, माइक्रोन में। अगर मैं आपसे पर सेंटीमीटर में पूछती हूँ आप कहोगे 4000 है पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन चीज़ों को कन्वर्ट करने का तरीका भी देखते हैं। यहाँ पे लेट सपोज अगर आपको कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आपके पास यहाँ पे कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि आपने क्या करना है कि उसे मल्टीप्लाई टू 10⁴ के साथ, बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये, एक ट्रिक समझ लें कि या एक शॉर्टकट समझ लें कि मैंने अगर वेवलेंथ को कन्वर्ट करना है पर सेंटीमीटर में तो मेरे पास क्या चीज़ है, 1/0.8 मल्टीप्लाई 10⁴ है, ठीक है मेरे पास। अब वो आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि ये वाली जो वेवलेंथ है इसे पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 0.8 को, तो आपने क्या करना है 1/0.8 हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁴, जो उसका आंसर आएगा पर सेंटीमीटर में। सेम अगर आप इसके साथ करते हैं तो इसका भी ये आंसर आएगा 4000, ठीक है। अब आपने अगर 15 माइक्रोन को कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, पर सेंटीमीटर में, आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा और हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। अच्छा, यहाँ पे इतनी तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई है कि हमारे पास जो है ये क्या फंडा है, यहाँ पे ये इनका और इस वैल्यूज़ का, ये हमारे पास माइक्रोन म्यू में दिए हुए हैं और ये हमारे पास ये देखें म्यू माइक्रोन और ये वेवलेंथ है और ये हमारे पास पर सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। आप देखें प्रिंसिपल इसका क्या है। ऐसे यहाँ इतनी कोई ख़ास प्रिंसिपल पूछते तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बस सिंपल सी बात वो करें कि अगर हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो ये एक तो हमें बताता है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या है, और मोर प्रिसाइजली ऑन ट्रांसमिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एंड बिटवीन वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। यहाँ एक चीज़ होती है बैंड्स गैप की, ठीक है। कोई मॉलिक्यूल है वो एक्साइट हो रहा है, वो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है ग्राउंड स्टेट से, यहाँ पे लेट सपोज एक मैटर पड़ा है, ठीक है मॉलिक्यूल, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है इंफ्रारेड की, वो जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, वो ऊपर एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब वो दोबारा से डी एक्साइट होता है तो यहाँ पे जो है एक फोटोन निकलता है, ये तो चले बस इतना समझ लें, फोटोन निकलता है यहाँ से, या रेज निकलती हैं, एक्सरेज जो होती हैं, वो जो है हमारे पास डी एक्साइट हो जाता है। तो ये जो ऊपर हमारे पास ट्रांजिशंस हो रही हैं ग्राउंड स्टेट और ये जो एनर्जी का बैंड गैप आ रहा है, ये चीज़ें जो हैं हमारे इन चीज़ों को हम इसमें स्टडी करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ के आ रहे हैं वाइब्रेशन के बारे में और रोटेशनल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। आप देखें कि हम इसे रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी आप लोग देख लें कि मेरे पास इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लेक्चर ये वाली है कि IR जो स्पेक्ट्रम है इज़ एन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड विद गिव्स सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स। हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड देता है। दिस टेक्निक प्रोवाइड स्पेक्ट्रम कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। वही बात है, हमारे पास एक यहाँ पे एक बैंड दिया जाएगा जिसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन की लाइन, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है वो अलग अलग होता है। किसी का बैकग्राउंड डार्क होता है, किसी का बैकग्राउंड जो लाइट होता है उसमें या तो आपको यहाँ पे कलरिंग बैंड्स नजर आएंगे कि अच्छा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुई है इस किस्म का, ठीक है। फ्रॉम विच वी अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी डिराइव्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशनल जो है वाइब्रेशनल या हमारे पास रोटेशनल
आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ भी जो है ये बताई गई है कि हमारे पास ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है। लेट सपोज एक्स एक्सेस पे आपके पास हमेशा जो है, अच्छा इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने एक बार देख लेना है, ठीक है ना। ये मे भी वैसे आ जाए लेकिन आता नहीं है, तो बेसिकली ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। तो हमेशा जो वाई एक्सेस होती है ना हमारे पास, उस पर हमारे पास क्या चीज़ है, एब्जॉर्प्शन ट्रांसमिटेंस आएगी, ठीक है। और हमारे पास जो है एक्स पे क्या आएगी, म्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये इतनी आपको बात समझ आ गई। टाइप्स इसकी दो हैं हमारे पास, इसमें कोई स्पेक्ट्रोमीटर का कोई नहीं पूछ रहा, तो ये दो हैं वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी। अब देखें हमारे पास क्या चीज़ है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो हमारे पास जो है वाइब्रेशनल में आल्सो नोन एज वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज़ द मेजरमेंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन विद मैटर बाय एब्जॉर्प्शन, एमिशन, रिफ्लेक्शन। इट इज़ यूज टू स्टडी दी आइडेंटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस। फंक्शनल ग्रुप को करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल सी ऐसे बात लिखी हुई है हमारे पास की, हमारे पास क्या चीज़ आइडेंटिफाई होती है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उसकी केमिकल सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं। तो ये वाली चीज़ें हमारे पास होती है। सॉल्वेंट आपके पास जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह होता है, या ये वाले कार्बन जो है इनके डाइसल्फाइड जो होता है, ये वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। क्लोरोफॉर्म हो गया या जो भी होता है पोलर के लिए। तो ये जो है कोई ख़ास इतना इसका वो नहीं है। आगे देखें कि इस चीज़ को भी स्किप कर दें। हिस्ट्री देख सकते हैं कि हमारे पास सर फ्रेडरिक विलियम ने दिया था, हमारे पास 1800 में ये चीज़ जो दी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताया था, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन में हमारे पास अगर कोई करना चाहे तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री के बारे में बताता है, एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताता है, डीएनए मैचिंग, फिंगरप्रिंट्स मैच में भी ये यूज़ होते हैं। आप फिर देखिए कि हमारे पास जो है ये थ्योरी है, उसमें भी वही चीज़ें आपके पास हैं, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वगैरह ये सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। अगर कोई करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकता है, डिटेल लेना चाहे। यहाँ पे जो मेन बात है ना वो आईआर वाइब्रेशन के बारे में है, ठीक है। आईआर वाइब्रेशन जो आपके पास यहाँ पे गिवन है वो ये देखें, only those frequencies are absorbed which matches the vibrational frequency of bond. Out of all vibration, only those vibration absorbed the IR absorbed with matching frequency and cause change in dipole moment of molecule. यहाँ पे एक चीज़ समझें, एक बात समझें कि हमारे पास वही फ्रीक्वेंसी जो है वो एब्जॉर्ब होती है एक मॉलिक्यूल में, जब वो मीन्स के एक बॉन्ड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, लेट सपोज इसकी कोई भी अपनी एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है इसकी बॉन्ड की, लेट सपोज कोई 15 कर दें। अब आने वाली रेडिएशन जो इंफ्रारेड की होगी उसमें जितनी भी 15 वाली होंगी वो सिर्फ इसमें एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो वो कहते हैं कि जो ये एब्जॉर्ब होगी यहीं इसके अंदर के डाइपोल मूवमेंट को चेंज करेगी। अगर डाइपोल मूवमेंट चेंज होगा तो वो आई आर एक्टिव होगा, अगर डाइपोल मूवमेंट चेंज नहीं होगा तो वो आई आर इनएक्टिव होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगर वो आई आर एक्टिव कौन सा है, इनएक्टिव, विच डज नॉट कॉज द चेंज इन डाइपोल मूवमेंट विच इंटरेक्ट विद आई आर रेडिएशन। तो मतलब जो इंटरेक्ट करता है डाइपोल मूवमेंट उसका चेंज नहीं होता, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होगा। और हम कहेंगे कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये आई आर इनएक्टिव है, ठीक है, इसकी कोई चेंज इन डाइपोल मूवमेंट नहीं आई। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास जो है यहाँ पे चेंज इन आई आर मूवमेंट, आपने सॉरी डाइपोल मूवमेंट देखना है, ठीक है। अगर आई आर जो है वो डाइपोल मूवमेंट में चेंज ला रहा है तो आपके पास क्या चीज़ है, ये आई आर एक्टिव है। यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये कैसे चेंज होता है, इसका थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि वो कहते हैं लेट सपोज आपके फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी आई आर एक्टिव देयर मस्ट बी चेंज इन डाइपोल मूवमेंट एज द रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन दैट अकर व्हेन आई आर इज एब्जॉर्ब द डाइपोल चेंजेस द बॉन्ड एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इस चीज़ को छोड़ दें, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। लेट सपोज मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, वी हैव मॉलिक्यूल ए एंड बी, ठीक है। वी एलोंगेट मीन्स के इसे हम लंबा करते हैं, इट्स बॉन्ड लेंथ हमने लंबी कर दी है, देन ड्यू टू रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, अगर छोड़ते हैं तो रिलैक्स हो जाता है, दोबारा खींचते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट चेंजेस, लेट सपोज ये इसकी बॉन्ड लेंथ है, ये एक मॉलिक्यूल है जो ए है और बी है, एटम से बना हुआ है, ठीक है। अब ये इनके दरमियान ये बॉन्ड लेंथ है, अगर हम इसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, इलांगेट करते हैं, तो इसकी मीन्स कि खींचते हैं, इलांगेट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, मीन्स कि इसका डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है। अब
डाइपोल मोमेंट असल में होता क्या, उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है R × Q, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे चेंज किया एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन Q इंक्रीजेज। अब इन दो, लेट सपोज ये जो दो एटम है इसको मैंने Q कह दिया, चार्ज कह दिया, जो भी आप चाहें कह सकते हैं। तो मैंने इसे जो है इसकी सेपरेशन का जो डिस्टेंस है पहले थोड़ा था अब ज्यादा हो गया, चेंज तो हो रहा है ना, अब डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, मीन्स के डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है। अगर लेट सपोज इसमें से एक चीज़ भी चेंज होगी तो डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो कहते हैं कि डिक्रीजेज ड्यू टू विच हमारे पास जो म्यू है वो इंक्रीज हो रहा है, या डाइपोल मोमेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज। एक्चुअली दिस इज ऑल हैपन ड्यू टू चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंड ऑफ कॉल्ड ऑक्सीलेशन। अब हमारे पास जो इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, डाइपोल मोमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब डाइपोल मूवमेंट के लिए यहाँ पे ये देख सकते हैं ना, आप लोग के पास एक छोटी सी एग्जांपल लिखी हुई है कि ये ऐसे है, फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट करो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, लेट सपोज। इसके बाद जो है ये क्या होगा कि इसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, मीन्स के पहले अगर वो कहाँ पे था, S0 में था, तो वो हमारे पास क्या होगा, S1 में चले जाएगा। ये चीज़ें जो है ये स्टिल भी आप छोड़ सकते हैं, बस ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आप लोगों ने, ठीक है। अब आपके पास मोड ऑफ वाइब्रेशन आता है। मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहाँ पे मैंने वो इसीलिए आपको समझाया कि आपको थोड़ा सा पता हो कि IR एक्टिव इनएक्टिव क्यों होता है, डाइपोल मोमेंट कैसे चेंज हो रहा था। अब आप देखें कि मोड ऑफ वाइब्रेशन में हमारे पास बेसिकली दो हैं, एक स्ट्रेचिंग है एक बेंडिंग है। अब ये इन प्लेन भी से कहते हैं, आउट ऑफ प्लेन भी कहते हैं, फिर इनमें मजीद इनकी सब टाइप्स हैं तो वो देखते हैं, बस सिर्फ ये देखते जाएं। हमारे पास जो स्ट्रेचिंग है, दे इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ एटम विद इन द सेम बॉन्ड एक्सिस दैट है। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है, अगर कोई चाहे तो ये लिख सकता है। ये मैंने दो तीन डेफिनेशन जो हैं ये एक ही जगह पे लिखी हुई हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज अ रिदमिकल, मीन्स के एक रिदम में होता है, मूवमेंट ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स along एक्सिस such that इंटर-एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज। आपके पास क्या करते हैं कि स्ट्रेच करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हमारे पास जो है वो स्ट्रेच करते हैं, लेट सपोज खींचते हैं, ठीक है। तो जो उसका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो चेंज ही होगा, ठीक है। अब लेट सपोज ये मेरे पास मॉलिक्यूल है, इसे मैं खींचती हूँ तो ये इसका जो है ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ना इनके दरमियान का, ये चेंज होगा, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन द बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज और डिक्रीज एट रेगुलर इंटरवल, या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये नहीं है कि एक जगह इंक्रीज हो रहा है एक जगह डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टू सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स लाइक, जैसे अब हमारे पास ये है कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमारे पास इसमें क्या आर नॉट IR एक्टिव बिकॉज नो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन अपॉन स्ट्रेचिंग। वो कहते हैं कि ये IR इनएक्टिव है क्योंकि इसमें कोई ख़ास स्ट्रेचिंग नहीं हो रही, नज़र नहीं आ रही। वो कैसे नहीं आ रही वो देखते हैं आगे। अब इसमें स्ट्रेचिंग की मज़ीद दो टाइप्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये वाली डेफिनेशन भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं कि आपके पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस चेंज होगा लेकिन इसका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा। लेट सपोज अगर मैं इसे ऐसे भी लिख दूँ ना, ऐसे, इसका ये जो एंगल है ये चेंज नहीं होगा, ये वाली चीज़ चेंज होगी, ठीक है ना। अब ये वाली चीज़ भी ऐसे चेंज होगी कि इसमें हमारे पास जो है वो डाइपोल मूवमेंट चेंज नहीं होगा, तो ये IR इनएक्टिव है, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा तो ये IR इनएक्टिव है। अब स्ट्रेचिंग में मजीद जो है वो क्या आती है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब देखते हैं दिस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज सिमेट्रिकली। दोनों तरफ से अगर सिमेट्रिकली का ये मतलब है कि बराबर में जो है या डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ये देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इन दोनों की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो दी एटम ऑफ मॉलिक्यूल इधर मूव अवे, या तो ये जो है क्या करेंगे, अवे जाएंगे, ठीक है, ये जैसे अवे का बताया हुआ है, या जो है ये हमारे पास टूवर्ड्स अगर आते हैं तो फिर दोनों आएंगे। ये नहीं है कि एक का मुंह एक स्ट्रेच हो रहा है एक टूवर्ड्स जो है वो आ रहा है तो एक अवे फ्रॉम जो है वो सेंट्रल जो एटम है उससे जा रहा है, या एक करीब आ रहा है एक दूर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा, या दोनों करीब आएंगे या दोनों दूर जाएंगे, ठीक है। तो इन सेम डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, ये देखें ना, करीब आ रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दूर जा रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन। इट रिक्वायर लो एनर्जी, हमें इसके लिए लो एनर्जी रिक्वायर। अगर एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास एक बॉन्ड इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा। लेट सपोज अगर एक करीब आ रहा है तो दूसरा दूर जा रहा है, ठीक है ना। वन एटम अप्रोचेस टूवर्ड द सेंट्रल एटम वाइल अदर डिपार्ट फ्रॉम इट, इसमें हाई एनर्जी की ज़रूरत है और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन साइड पे होता है। अब आते हैं हमारे पास बेंडिंग में।
बेंडिंग वाइब्रेशन, अच्छा ये इन प्लेन जो है आपके पास आगे भी यहाँ पे ये सिमेट्रिकल तो है, अब बेंडिंग इन प्लेन भी होगी और फिर आउट ऑफ प्लेन भी आएगी, ठीक है ना। फिलहाल जो ये आपने स्ट्रेचिंग पढ़ी है इसमें कोई इन प्लेन आउट प्लेन जो है वो बात नहीं थी। अब बेंडिंग की अगर बात करते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन इज द वाइब्रेशन दैट इज रिदमिकल मूवमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट कॉज चेंज इन एंगल बिटवीन। बेंडिंग स्ट्रेचिंग में एंगल चेंज नहीं हो रहा था, सिर्फ हमारे पास इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही थी। बेंडिंग में हमारे पास एंगल चेंज होगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ एटम में जो हमारे पास चेंज इन एंगल बिटवीन बॉन्ड विद इन कॉमन एटम, इट इज द पोजीशन ऑफ एटम चेंजेस रिलेटिव टू बॉन्ड एक्सिस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगा, उसके बॉन्ड चेंज नहीं होंगे, सिर्फ एंगल चेंज होगा। हम इसे डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन भी कहते हैं। इसकी फिर दो टाइप्स आती हैं बेसिकली, एक होती है इन प्लेन, एक होती है आउट ऑफ प्लेन। अब इन प्लेन में जो है हमारे पास दो आती हैं, आउट प्लेन में मजीद दो टाइप्स आती हैं, मीन्स कि इसकी सब टाइप्स। इन प्लेन वो वाली होती हैं जो हमारे पास देयर इज अ चेंज इन बॉन्ड एंगल टाइप टेक प्लेस इन सेम प्लेन। लेट्स सपोज आपके पास ये एक पेज है, ठीक है। अब इस पेज पे चाहे मेरा एटम ऐसे कर रहा है, चाहे मेरा एटम ऐसे कर रहा है, चाहे ऐसे कर रहा है, चाहे ऐसे, जहाँ भी घूम रहा है, चाहे अवे फ्रॉम जा रहा है, करीब आ रहा है, जो भी कर रहा है इस पेज के ऊपर कर रहा है। अगर मेरा एटम यहाँ से जो है लेट सपोज ऐसे करता है या इस पेज के इस तरफ नीचे जाता है, अब ये प्लेन तो ये पेज है ना, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब एक तो ये है, लेकिन ये ऊपर वाली जो है, ये वाली चीज़ जो है ये क्या आ रही है, ये आउट ऑफ प्लेन है। अब यहाँ तो ये सारा इन प्लेन पड़ा था, लेकिन ये यहाँ पे आउट ऑफ प्लेन हो गया, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अच्छा ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये आउट ऑफ प्लेन है। लेकिन इसके ऊपर जितना भी घूम रहा है प्लेन में, हम कहेंगे ये इन प्लेन है। यहाँ तक बात क्लियर है। आप देखते हैं हमारे पास इन प्लेन बेंडिंग जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, दो टाइप की। इसमें एक सीजरिंग आ जाती है, इन विच बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज इन दिस एटम। अच्छा, इसमें बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। इन दिस टू एटम कनेक्ट टू सेंट्रल एटम मूव्स टूवर्ड और अवे फ्रॉम ईच अदर। या वो क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि या वो यहाँ इस तरफ आएंगे, मीन्स के दोनों अवे फ्रॉम जाएंगे एक दूसरे से, या दोनों एक दूसरे सॉरी ये तो रॉकिंग था, सीजरिंग में दोनों क्या होंगे कि हमारे पास टू मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर। ये आप देख सकते हैं सीजरिंग की एग्जाम्पल, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं कि ये बैक एंड फोर्थ हमारे पास भी सीजरिंग होती है, मीन्स के इसे हम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट भी कहते हैं। दे अप्रोच टू ईच अदर। रॉकिंग जो है ना, रॉकिंग में आप देखते हैं तो वो लेट सपोज ये हमारे पास, में आपको जो है यहाँ पे ऐसे समझा देती हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास जो है सीजरिंग है, तो वो ऐसे आएंगे, ठीक है। आपको पता है ना सीजर की जो है वो ऐसे बंद होता है, मुंह ऐसे होता है सीजर। तो बिल्कुल आप बस सीजर को माइंड में रखें और आप कहें कि ऐसे जो है ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास रॉकिंग की बात होगी तो वो ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे दोनों जो है ऐसे हमारे पास होंगे। अब देखें हमारे पास कि इन प्लेन बेंडिंग एटम अकर विद इन दे स्विंग बैक एंड फोर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कर रहे हैं ना, तो बॉन्ड एंगल मेंटेन बट बोथ बॉन्ड्स मूव विद सेम प्लेन। तो ये हमारे पास सेम प्लेन में है। आप आउट ऑफ प्लेन ज़रा बेंडिंग को देखें तो आउट ऑफ प्लेन में हमारे पास क्या है कि ये आउट ऑफ प्लेन, मैंने आपको बताया ना कि जो बेंडिंग, वो बेंडिंग जो आउट ऑफ प्लेन होंगे। अब इसमें मजीद दो टाइप्स आती हैं, जिसमें वैगिंग है और ट्विस्टिंग है। वैगिंग में देखें दिस बोथ एटम्स मूव वन साइड ऑफ प्लेन, एक साइड ऑफ, अगर वो लेट सपोज दोनों एटम है ना, तो वहाँ ये ऐसे जाएंगे इन प्लेन में और ये ऊपर आएंगे, ठीक है। ये फिर ऐसे, ये ऐसे, अब है तो एक ही, मतलब कि ये अगर कर भी रहे हैं ना आउट ऑफ प्लेन, तो ये एक ही साइड पे है, नीचे नहीं जा रहे। इस प्लेन के जो है ये इस तरफ ऐसे नीचे नहीं जा रहे, ठीक है ना। आप देखें इसके आगे क्या चीज़ है, ट्विस्टिंग जो है वो क्या चीज़ है। ट्विस्टिंग में ऊपर भी आएगा, ये ऐसे ऊपर भी आएगा और इसके नीचे भी दोनों आइटम जाएंगे, इसके ऊपर भी आएंगे और ये, अब ये हमारा पेज जो है ये प्लेन है, ऊपर भी आएंगे और उसके नीचे भी जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो ये एक जो है दोनों ऊपर आ रहे हैं, मीन्स के दोनों ऊपर आ रहे हैं, पॉजिटिव लगा दिए, तो ये हमारे पास वैगिंग हो गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो दोनों ऊपर आ रहे थे। लेकिन लेट सपोज अगर एक ऊपर आता है, एक ऊपर आता है और एक इस पेज के नीचे आता है, नीचे जाता है उस प्लेन में, तो हम कहेंगे ये ट्विस्टिंग हो रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग ये इसकी पूरी जो है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ये एग्जांपल लिखी हुई है। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे, वो IR की इंस्ट्रूमेंटेशन है अकॉर्डिंग टू लेक्चर। इतनी बात आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गई होगी। चलें जी, अगली वीडियो में मिलते हैं, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।